राहुल गांधी की, जो थोड़े से अब चतुर भी हो गए, सजान भी हो गए, और आज उन्होंने अपने बारे में एक ऐसा खुलासा किया है। अगर ऐसा खुलासा इन्होंने जितने चुनाव हुए उससे पहले कर दिया होता तो कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ और होती। जी हां, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा। राहुल गांधी ने कितना आत्मघाती तीर सच बोल करके खेला था, ठीक उस तरह से जिस तरह छेड़ दी। अदानी अंबानी का नाम जिस हौसले के साथ राहुल गांधी लेते हैं, शायद इतने हौसले के साथ उनके खिलाफ कोई किसी भी पार्टी का नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता, आजादी के बाद हम मुस्कुराते रहे, आजादी के बाद हमारी कई पीढ़ियों ने सांस ली, आजादी के बाद हमारी कई पीढ़ियां साइंटिस्ट भी बनी, डॉक्टर भी बनी, साहित्यक हिसाब से उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी। जी हां, ये 70 सालों की उपलब्धि थी जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार गालियां दी कि 70 साल में क्या किया गया। लेकिन मीडिया था कि मीडिया मोदी जी के भाषणों के अलावा, उसकी सफाई देने के अलावा बस सोचने का मौका आम जनता को नहीं दे रहा था कि भाई 70 साल में ये हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी वो अपने अनपढ़पन का एक उदाहरण पेश कर रहा था। जब 70 साल का जवाब उठाया जा रहा था तब अंजना ओम कश्यप ने कभी नहीं बताया कि 70 साल में मेरे माँ बाप ने इतनी तरक्की की और मैं पत्रकार बन गई। रूबिका लियाकत ने नहीं बताया कि मैं पत्रकार बन गई। अन्ना ने नहीं बताया कि लोकतंत्र ने मुझे ये अधिकार दे दिए। अरविंद केजरीवाल को नहीं बताया के बारे में नहीं बताया गया कि इसको इतने अधिकार मिल गए। जिन लोगों ने आजादी दिलाई हिंदुस्तान में, आधी से ज्यादा जवानी जेलों में बिताई, उनके बारे में सवाल उठाए जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया देश के लिए आजादी मिलने के बाद। मतलब कुछ नहीं किया। बांग्लादेश बना दिया, युद्ध में चीन को घुटनों पर झुका दिया, और इसरो जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय चीजें यहां पर बना दी। और प्रधानमंत्री मोदी जो सरकारी चीजें बनाई थी आज उनको बेचने पर लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में बात करने नहीं आया हूं। आज मैं राहुल गांधी की बात करने आया हूं, उन राहुल गांधी की जो थोड़े से अब चतुर भी हो गए, सजान भी हो गए, और आज उन्होंने अपने बारे में एक ऐसा खुलासा किया है। अगर ऐसा खुलासा इन्होंने जितने चुनाव हुए उससे पहले कर दिया होता तो कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ और होती। जी हां, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा खुलासा है जो राहुल गांधी ने अपना खुद ही कर दिया। खुद वो खुलासा कर दिया राहुल गांधी ने कि अगर वो उद्योगपतियों के खिलाफ, नियमागिरी के जंगलों के खिलाफ अपना पहला भाषण ना देते और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अगर वो ना चलते और उद्योगपतियों से साठ-गांठ बना करके चलते, तो मोदी जैसे चाय वाले का तो आना सत्ता में बहुत मुश्किल था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्योगपतियों का 163 करोड़ चंदा गुजरात विधानसभा में उद्योगपतियों को द्वारा मिलता है और कांग्रेस को केवल 51 करोड़। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी ने कितना आत्मघाती तीर सच बोल करके खेला था, ठीक उस तरह से जिस तरह से गांधी जी ने सच बोलना सीखा था। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी आज अपना एक राज खोलते हैं, और राज ऐसा होता है, वो वाकई में इतना भयानक राज होता है कि वो किसी पॉलिटिशियन को ये डिसाइड करने दे नहीं सकता है जिसको प्रधानमंत्री बनना हो, जिसको प्रधानमंत्री पद का लालच हो। राहुल गांधी नेहरू की तरह दिखाई देते हैं, जो किसानों की, आदिवासियों की, मूलवासियों की आवाज उठाते हुए पिछले दिनों देखे। राहुल गांधी का यही दार्शनिक चेहरा लोगों को भाता है। लोग जो हैं, इंडिया के लोग,
डोंट वांट ए पॉलिटिशियन फेस। 42% वोटिंग होती है हिंदुस्तान में, बाकी के 58% लोग शांत बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार देखिएगा कि कमाल कुछ और होने वाला है अगर ईवीएम का कमाल ना हुआ। राहुल गांधी ने कैसे स्वीकार की अपनी बर्बादी की कहानी, वो खुद ही बोल रहे हैं। जब वो ट्वीट करते हैं, एक वीडियो डालते हैं जिसमें मानते हैं कि किस तरह से वो पहले खड़े हो गए थे उद्योगपतियों के खिलाफ, और उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ा खतरा था जो उन्होंने उठाया अपने पॉलिटिकल जीवन के लिए। शायद ऐसा कोई नेता, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने जरूर टाटा के सिंगूर में उठाया था ये मसला, लेकिन सरकार अब उन्हीं की है। मोदी जी वहां से ले गए थे फैक्ट्री नैनो की, टाटा की। लेकिन खतरा जानबूझ के केवल राहुल गांधी ले सकते हैं। क्या वीडियो था राहुल गांधी का? ऐसी क्या उनकी असफलता थी जिसको आज स्वीकार कर रहे हैं? और ऐसी कौन सी बात है जो उनको दुख पहुंचाती है? लेकिन ये वीडियो देख लीजिए पहले। जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-9 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था, याद है आपको? फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए। एक मैंने न्यामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा मैंने भट्टा परसोल का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ डट के खड़ी रहेगी। The moment I raised the question of land and the moment I started to defend the right of poor people on their land is when this whole media tamasha starts. हम आदिवासियों के लिए पैसा कानून लाए, वन अधिकार कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और उसके बाद ये सारे के सारे 24 घंटा मेरे खिलाफ लिखने शुरू कर दिए। जो हिंदुस्तान के एसेट्स थे वो महाराजाओं से हिंदुस्तान की जनता को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, अब वो बीजेपी उल्टा कर रही है। अब वो आपके एसेट्स हैं, आपसे छीन कर फिर से महाराजाओं को देने की कोशिश कर रही है। और अगर हिंदुस्तान की जनता, आदिवासी लोग, गरीब लोग एक साथ खड़े हो जाए तो ये काम बहुत आसान है, मगर अगर बिखरे रहेंगे तो फिर ये काम नामुमकिन है। कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। The beauty of it is that it doesn't work. The truth has a nasty habit of poking its nose out from here and poking its nose out from there. तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं। राहुल गांधी का ये वीडियो आपने देख लिया होगा। राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर वो छत्तीसगढ़ में नियमागिरी के आदिवासियों के साथ खड़े ना होते, उनके जल भूमि और उसको लेकर के, तो कुछ ना हुआ होता। 2014 से पहले मेरे बारे में इतनी खबरें चलाई जाती थी, मैं मीडिया का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन था। और जैसे ही उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, उद्योगपतियों के महलों की दीवारों में दरकन आने लगी। आती भी क्यों ना, सबको डर था, क्योंकि हिंदुस्तान में भी एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि उद्योगपति ही डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के खिलाफ जंग छेड़ के भले ही मोदी को हीरो बना दिया हो, और मोदी ने वो सारे काम उन उद्योगपतियों के लिए किए हों, जैसे कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में देश के जो संस्थान बनाए थे वो जनता के लिए बनाए थे। अब मोदी सरकार वही संस्थान राजाओं से छीन के बनाए थे वो संस्थान, अब वही मोदी सरकार वही संस्थान उन राजाओं को बेच रही है। रेलवे हो, बैंक हो या कुछ हो। क्या ऐसा जियाला नेता मिलेगा किसी को जो अपनी राजनीति दांव पर लगा दे, जो अपने आदर्शों की खातिर पूरी कांग्रेस के उन G23 नेताओं का विरोध मोल ले ले, उनके खिलाफ चल करके, उनकी नीति के खिलाफ, विचार नीति के खिलाफ चल करके भाषण देने लगे उद्योगपतियों के खिलाफ?
जबकि कांग्रेस को पता था कि इसका मतलब क्या होगा। शायद G23 के नेताओं ने इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू बोला। लेकिन ये पप्पू जो था आदिवासियों का, किसानों का एक ऐसा नौकर था जो दर्द देखता था जवाहरलाल नेहरू की तरह, आदिवासियों का, किसानों का, दलितों का, सबका। राहुल गांधी की आज दरियादिली जो देखने को मिली वो वाकई में कमाल थी। और आज कमाल तो इस बात का होने वाला है कि कभी प्रधानमंत्री मोदी को नियमागिरी के जंगलों में देखा नहीं गया, कभी किसान आदिवासियों के लिए कोई योजना घोषित करते हुए देखा नहीं गया। वो अलग बात है कि बड़े बड़े स्टैचू प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिए, लेकिन राहुल गांधी ने आज के ट्वीट के बाद यह साबित कर दिया कि हां, ये वही राहुल गांधी थे जिन्होंने चंदा और भीख लेना मंजूर न किया उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अदानी अंबानी का नाम जिस हौसले के साथ राहुल गांधी लेते हैं, शायद इतने हौसले के साथ उनके खिलाफ कोई किसी भी पार्टी का नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो, नहीं बोल सकता। तो शेर दिल राहुल गांधी और शेर दिल रहेंगे। शायद नेहरू से आगे, नेहरू के बाद इनकी तुलना होगी जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सलाम तुम्हें हजारों राहुल गांधी, तुम हो और चाय वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।